वेलकम टू DICS। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो NCERT के बेस्ड पे है और UPSC के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई स्टेट PSC एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेशन कर रहे हो या तो फिर आपको बस ऐसा ही है कि 12th के बारे में कुछ जानना है, 11th बायोलॉजी के बारे में कुछ जानना है, एनवायरनमेंट के बारे में कुछ जानना है, तो आज का ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो अंत तक जुड़े रहिए। तो आज हम पहला हमारा टॉपिक शुरू करते हैं कि आज का टॉपिक हमारा है क्या। आज अगर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, तो दैट इज कार्बन साइकिल। अब ये कार्बन साइकिल है क्या? आप सभी को पता होगा कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो कार्बन है वो कोई एक तरीके से स्टोर नहीं होता। कार्बन दो तीन चार तरीके से स्टोर होता है। पहले देखते रहते हैं कि कार्बन किस किस तरीके से स्टोर रहता है। अब यहां पे जब हम बात करते हैं कि कार्बन जो है वो पृथ्वी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे एटमॉस्फेयर पे स्टोर रहता है। कहां पे स्टोर रहेगा? वो एटमॉस्फेयर के ऊपर स्टोर रहेगा। दूसरा जो कार्बन है वो रॉक्स के साथ कार्बोनेटेड या कार्बोनेट रॉक्स के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। और अगर तीसरा हम बात करें तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड रहता है। क्या रहेगा? वाटर के अंदर डिसॉल्व रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। क्या रहता है? कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह से मोटा मोटा हमें कार्बन जो है वो स्टोर रहता है। अब ये कार्बन जो है वो साइकिल हमें क्यों पढ़नी है? आजकल सब लोग बात कर रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या तो फिर कार्बन का बहुत ही ज्यादा CO2 का एमिशन हो रहा है। हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहा है, हर कोई सोलर के बारे में बात कर रहा है। तो आज देखते हैं कि कार्बन किस तरह से कहां मूव होता है। तो एज वी हैव सीन कि कार्बन जो है वो कहां पे सबसे ज्यादा हमें मिलता है? एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रीज इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस है ये? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? ट्री जो है वो सबसे पहले वाटर, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स और फिर उसके साथ साथ वो क्या करेगी कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और फिर जाके वो सब कुछ चीजों को मिक्स करके एक केमिकल प्रोसेस अपने अंदर होगी और फिर वो क्रिएट करेगी क्या? फूड क्रिएट करेगी। क्या फूड क्रिएट करेगी? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स क्रिएट करेगी। कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। जिसको क्या कहते हैं? हम ऑर्गेनिक कहते हैं। और वही कार्बोहाइड्रेट्स यहां ट्री के अंदर लीव्स, फ्रूट, ब्रांचेस और अलग अलग प्रकार के उसके जो भी ऑर्गन्स है उसके अंदर स्टोर रहता है। और वही जो है वो कौन खाएगा? कोई भी शिप खाएगा या कोई ह्यूमन खाएगा। तो जितने भी हमारे हर्बीवोर्स है वो सारे इसको कंज्यूम करेंगे और कंज्यूम करने के बाद अपने बॉडी के अंदर वो कार्बन ऐड हो जाता है। आपको पता होगा कि हमारा जो कार्बन है वो बॉडी के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कार्बन इज वन ऑफ द 5 कंपोनेंट विच आर द बेसिक फॉर DNA फॉर्मेशन। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कार्बन के अलावा दूसरे 4 कौन से कंपोनेंट होते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर DNA के एक बेसिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। अब यहां पे देखो कि वो जो कार्बन है वो कार्बन अभी किसके अंदर चला गया? शिप के अंदर चला गया। अब जब भी ये ट्री जो होता है वो डेड हो जाता है या तो फिर ये शिप जो है वो डेड हो जाता है, उसके बाद वो सारा क्या कहां पे मिक्स हो जाएगा? जमीन के साथ, मतलब कि हमारे ऊपर के क्रस्ट के साथ मिक्स हो जाएगा। और जैसे ही वो क्रस्ट के साथ मिक्स हो जाएगा तब यहां पे प्रोसेस चालू होगी, उसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस चालू होगी? डीकंपोजिशन प्रोसेस। और जो डीकंपोजिशन प्रोसेस है वो अलग अलग प्रकार के जो माइक्रोबीज होते हैं वो करते हैं। जब माइक्रोबैक्टीरियाज कोई भी एक फूड के, अब सड़ा हुआ फूड हो या कोई भी प्रकार का फूड हो, उसके अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग कर देता है। जैसे कि उसके अंदर से कार्बन अलग हो जाएगा, फॉस्फोरस अलग हो जाएगा, अब उसके अंदर से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन कहते हैं उसको। अब जब ये डीकंपोजिशन होता है तो वापस कार्बन जो है वो हवा में निकल आता है। उसके साथ साथ कुछ कुछ कार्बन जो है वो जमीन के नीचे भी चला जाता है। अगर ऐसा हुआ कि वो कार्बन कहीं 20-25 हजार फीट के नीचे चला गया तो फिर वो कार्बन के अंदर क्या होगा पता है आपको? वहां पे डीकंपोजिशन नहीं होगा, पर वहां पे होगा कन्वर्जन। क्या होगा?
कन्वर्जन मतलब कि इतना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर उसको मिलता है, तो ये जो डेड बॉडी होती है ना उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, हमारे फोसिल फ्यूल में। किस में? फोसिल फ्यूल के अंदर हो जाएगा। अब ये जब कन्वर्जन फोसिल फ्यूल में हो जाएगा तो जितना भी वुड है ना उसका कन्वर्जन होगा कोल में, और जितना भी ये डेड ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या होता है, फ्लैश होती है, जिसके अंदर पानी होता है, तो ये जो सारा है वो सारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पेट्रोलियम में हो जाएगा। किस में? पेट्रोलियम में। और पेट्रोलियम और कोल दोनों के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, नेचुरल गैस। क्या मिलेगा? नेचुरल गैस। तो तीनों प्रकार का जो हमारा फोसिल का फ्यूल है वो यहां पे आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। साथ में अब सीन क्या होता है कि जो भी दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्री एब्जॉर्ब करता है, तो ऑन द नाइट कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है पता है आपको, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके CO2 को वापस एमिट कर देता है। वापस कहां पे CO2 चला जाएगा, हवा में चला जाएगा। तो यहां पे देखिए कि CO2 हवा में कहां कहां से मिलता है। सबसे पहले एक ह्यूमन या एनिमल के रेस्पिरेशन की वजह से, जैसे कि ये हमने सांस छोड़ी, तो सांस छोड़ी कि उसके साथ साथ जो CO2 है वो कहां पे चला जाएगा, वापस हवा में चला जाएगा। दूसरा, नाइट के टाइम पे जो ट्री है वो भी CO2 हवा में छोड़ देता है। और फिर हमने बात करी डीकंपोजिशन के बारे में, डीकंपोजिशन से भी CO2 कहां पे चला जाएगा, हवा में चला जाएगा। अब इस तक तो बात सब कुछ ठीक थी। प्रॉब्लम कहां आ रहा है? प्रॉब्लम यहां आ रहा है कि ये जो फोसिल फ्यूल सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से एक जमीन के नीचे दबे हुए थे, जिसके अंदर कार्बन भी दबा हुआ था, वो अब हम ड्रिल करके उसको बाहर निकाल रहे हैं। ड्रिल करके बाहर तो निकाल रहे हैं, बट उसका इंडस्ट्री, व्हीकल्स, उन सभी के साथ हम क्या कर रहे हैं, कंबस्ट कर रहे हैं उसको। अब कंबस्ट करना मतलब क्या, कि उसको जलाना। अब जब भी ये जलेगा तो ये जो कार्बन जो इसके अंदर स्टोर था ना वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट के अंदर जलेगा और वो बनाएगा CO2, और ये जो CO2 है वो सारा वापस कहां पे, हवा में मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए कि जो CO2 सालों से, सदियों से जमीन के नीचे दबा हुआ था वो अभी कहां चला गया, वापस हवा में चला गया। अब वो हवा में क्या होना चाहिए था, नहीं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो उसको ही हम कहते हैं एक्स्ट्रा कार्बन। ये क्या हो गया हमारे लिए, एक्स्ट्रा कार्बन बन जाता है, और यही एक्स्ट्रा कार्बन हमारे लिए दिक्कत कर रहा है। आज जो हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा कार्बन रिस्पॉन्सिबल है, एक्स्ट्रा कार्बन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए इसमें सीन क्या होता है, जब भी जो कार्बन जो है वो हवा में जब भी जाता है, तब वो कार्बन के पास एक अपना कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि वो कार्बन पानी के साथ मिक्स हो सकता है। किसके साथ? पानी के साथ मिक्स हो सकता है। तो कार्बन और पानी जब दोनों मिक्स होते हैं तो क्या बनाता है वो, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड बनाता है वो पानी की जो पीएच होती है, आप सभी को मालूम होगा पीएच जो है वो कहां से 14 से 0 से लेके 14 तक चलती है। तो ये जो है वो पानी की पीएच को कम करता जाता है, पानी को एसिडिक बनाता है। क्या बनाता है, पानी को एसिडिक बनाता है। अब ये जब पानी को एसिडिक बनाएगा तो क्या वो हर एक लाइफ के लिए वो एसिडिक पानी पीना सही रहेगा, नहीं। तो वही हमें और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और एक आपको फैक्ट यहाँ पे याद रखना है कि ये कार्बोनिक एसिड बनने का जो ये रेट होता है, मतलब कि रेट ऑफ डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द वाटर विल बी हायर इन कोल्डर वाटर। कार्बोनिक एसिड बनने का जो रेट है वो कोल्डर वाटर में कैसा रहेगा, हायर रहेगा। मतलब कार्बन वहां पे जल्दी से डिसॉल्व होगा, और जितना पानी वार्म होगा उतना ही वो कम डिसॉल्व करेगा, उतना ही वो क्या करेगा, कम डिसॉल्व करेगा। मतलब कि हमें पोल्स का वाटर जो है वो हल्का सा इक्वेटर के कंपेयर में कैसा लगेगा, ये एसिडिक लगेगा। कैसा लगेगा, हल्का सा एसिडिक लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप छुओगे और जल जाओगे, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, वो एसिडिक आपको हल्का सा लगेगा। तो इस तरह से हमें कार्बन साइकिल से, यार कार्बन चक्र से क्या सीखने मिलता है कि हम जो ये फोसिल फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा कंबस्ट कर रहे हैं और हवा में एक्स्ट्रा CO2 ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग आज मिल रहा है, एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर आज मिल रहा है, और फिर उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज का हर एक पैटर्न यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, आई होप आपको कार्बन चक्र जो है वो इजीली समझ आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर यू राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। ठीक है, इस तरह से हमारी ये जो चक्र वाली सीरीज है वो भी आगे चलती रहेगी, और इस तरह से नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आएंगे जो आपको NCERT समझने में आसानी रहे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।